नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। इधर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उधर गिफ्ट भिजवाया जा रहा है। पीएम मोदी का वो एक्शन जो मुसलमानों में दो फाड़ कर देगा क्या, आज इसके बारे में बात हो। नरेंद्र मोदी का मुसलमानों को वो क्लियर मैसेज जिससे राहुल, ममता, अखिलेश में हड़कंप मचा है। ओवैसी एंड टीम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे, मोदी ने जो किया वो गेम पलट देगा क्या। बिहार में बड़ा बवाल, नीतीश कुमार ने लालू यादव की मैसेज को क्यों बहुत कुछ सुना दिया। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का वो बजट कि मोदी मोदी के नारे लगे और केजरीवाल सन्नाटे में गए क्या। महिलाओं को 2500 शीश महल पर वो बड़ा ऐलान जो केजरीवाल की वापसी का टिकट कैंसिल करा देगा क्या। जज के घर कैश कांड में नया बवाल, अब वकीलों ने वो मोर्चा खोला कि जज साहब भी हैरान रह गए। जस्टिस वर्मा के घर कैश आया कहां से के बाद अब नया ट्विस्ट, कैश गया कहां, क्या बड़ा खुलासा हो गया भाई, इस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा सांसदों की मनमानी सैलरी बढ़ाने पर पीएम मोदी ने कौन सा चाबुक चला दिया है। कहीं 200% का सैलरी जंप, कहीं 150% का इंक्रीमेंट, लेकिन मोदी ने कह दिया कि यह नहीं चलेगा बॉस। आज इसका चैप्टर भी, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब दिया। उन्होंने इस संशोधन पर सवाल उठाने वालों पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत नहीं की जाती तो वो ढह जाती है। अमित शाह ने कहा कि शायद विपक्ष को लगता है कि वो आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 सालों तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है हमें ही करना है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने के लिए मुस्कान ने 22 फरवरी को ही 2 चाकू खरीद लिए थे और इसके बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 8 दिनों तक मर्डर के लिए रिहर्सल की। रिहर्सल में जब मुस्कान सही से चाकू नहीं चला पाई तो एक उस तरह भी खरीद कर लाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की जगह से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। मारे गए नक्सलियों में एक नक्सली 2013 के झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। इधर बुलडोजर एक्शन, उधर गिफ्ट भिजवाया जा रहा है। पीएम मोदी का वो एक्शन जो मुसलमानों में दो फाड़ कर देगा क्या। नरेंद्र मोदी का मुसलमानों को वो क्लियर मैसेज जिससे राहुल, ममता, अखिलेश में हड़कंप मचा है। ओवैसी एंड टीम वक्फ बिल पर माहौल बना रही, मोदी ने जो किया वो गेम पलट देगा क्या। सबसे पहले समाचार। मोदी और मुसलमान, इस रिश्ते पर जितनी बहस कीजिएगा कम पड़ जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किसी सरकारी योजना में मुसलमान या हिंदू देखकर फायदा नहीं पहुंचाया है बॉस। बावजूद इसके मुसलमान को भड़काने के लिए सबसे आसान रास्ता है मोदी का नाम ले लेना। पर नरेंद्र मोदी का देश को लेकर जो विजन है वो इन बातों से प्रभावित नहीं होता। आप खुद देखिए कि एक तरफ पत्थरबाजों को लेकर देश में चर्चा गर्म है, दूसरी तरफ ऐसे पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल रहा है, तीसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को सड़क पर उतारने की तैयारी किए बैठे हैं ओवैसी एंड कंपनी। लेकिन नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, धर्म देखकर ना तो सजा रुकेगी और ना ही सौगात। कानून तोड़ेंगे, दंगा करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे तो सजा तो मिलेगी बॉस। बुलडोजर भी चले, फिर चाहे कोई किसी धर्म का। इस तरह किसी योजना का कोई लाभार्थी होगा तो उस तक फायदा जरूर पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का। पीएम मोदी के एक दाव से इंडी गठबंधन में ऊपर से नीचे तक करंट दौड़ गया आज, क्योंकि एक तरफ तो पीएम मोदी हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास बचा कुचा मुस्लिम वोट बैंक है। अब उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की जो दुकान इंडी अलायंस चलाता है उसको भी नरेंद्र मोदी उसका शटर गिराने पे लग गए। उनके बैक टू बैक एक्शन से इंडी गठबंधन का बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए पीएम मोदी मुस्लिम समुदाय में पिछड़े और कमजोर लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहला बड़ा कदम तो वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, जिससे गरीब मुसलमानों को वक्फ संपत्ति का वो फायदा मिल सकेगा जो अब तक उनसे दूर था। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि गरीब मुसलमान का फायदा होगा। दूसरा, पीएम मोदी अब ईद पर मुसलमानों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक स्पेशल किट बांट रहे हैं, जिसे सौगाते मोदी का नाम दिया गया है। अब इससे इंडी गठबंधन वाले तनाव में,
कि भाई मुसलमानों में अगर मैसेज चला जाएगा कि भर भर कर एक मुश्त वोट तो वो इंडिया अलायंस और विपक्षी पार्टियों को देते हैं और गिफ्ट मोदी दे रहे हैं, तो फिर भैया कहीं कहानी ना पलट जाए। अब कहां तो इंडी गठबंधन ये प्लान बनाकर बैठा है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों को भड़काएंगे, मोदी के खिलाफ सड़क पर लाएंगे, वोट को इनकैश कराएंगे। लेकिन बीजेपी के सौगाते मोदी कैंपेन ने विपक्ष की प्लानिंग पर कहा जा रहा है पानी फेर दिया। इसलिए विपक्ष अब पीएम मोदी के इस नए दांव पर भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया आपको यह भी समझना होगा, आज वो आगे बताऊंगा। लेकिन विपक्ष चाहता है कि गरीब और पिछड़े मुसलमान पीएम मोदी की इस सौगात से मुंह फेर लें। इसलिए विपक्ष नेता अब यह नैरेटिव फैला रहे हैं कि यह तो वही बीजेपी है जो अपने राज्य में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाती है। अरे भाई, तो वो पत्थर चलाएंगे तो उनको माला बनाया जाएगा क्या? लेकिन जो पत्थर नहीं चला रहा है उसको गिफ्ट मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, उसको बिजली मिल रही है, उसको वजीफे मिल रहे हैं। यही तो क्लियर मैसेज है भारत में भाई। लॉ एंड ऑर्डर से चलोगे तो गिफ्ट मिलेगा, नहीं तो बुलडोजर खड़ा है बाहर। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को ये गिफ्ट का किट देने का नाटक कर रही है बीजेपी। एक बार देखिए मुसलमानों को पीएम मोदी की नई सौगात पर कैसे बवाल मचा है, फिर बताता हूं कि सौगातें मोदी वाली इस किट में क्या है जिससे टूल किट वाले परेशान हैं, और क्या इससे मुसलमानों में ही दो फाड़ हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे कुछ। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इनकी नकली राष्ट्रीयता दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी सौगात दें शिक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सुरक्षा की। तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब। जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। सौगाते मोदी, ये वो गिफ्ट है जिस पर कैसे बवाल मचा है वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए कि बीजेपी का सौगाते मोदी अभियान है क्या। सौगाते मोदी योजना के जरिए बीजेपी गरीब मुसलमानों को एक स्पेशल किट देगी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिया जाएगा। 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे। ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दिया जाएगा। किट में चीनी है, चावल है, तेल है, ड्राई फ्रूट्स है, कपड़े भी शामिल हैं। किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा होगा। इसके अलावा जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह के भी आयोजन किए जाएंगे। 500 से 600 रुपए की यह सौगाते मोदी किट सिर्फ ईद तक सीमित नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय संवत नववर्ष पर ऐसे तोहफे बांटेगा। कैंपेन की शुरुआत दिल्ली से हुई। जरा देखिए क्या हुआ वहां पर जब यह किट बांटने की बात आई। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी के इस गिफ्ट ने इंडी के नेताओं में भाई आग लगा दी। देखिए पहले सौगाते मोदी इसमें लिखा हुआ है। सौगाते मोदी के अंतर्गत गरीबों में सहायता किट वितरित की जाएगी। इसमें डेट डलेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में लोगो बना हुआ है सौगाते मोदी, और इसमें प्रधानमंत्री का भी आपको फोटो नजर आएगा। इसमें आपको जेपी नड्डा का भी फोटो नजर आएगा। और देखिए इस किट में सेवइयां हैं जो कि सेवइयों का, ये ईद जो है सेवइयों का त्योहार है। इसमें आपको ये नजर आएगी। हम ये किट अभी निकाल कर आपको दिखाते हैं क्या क्या है, फिर उसको हम अंदर रखेंगे। उसके बाद में देखिए ये दाल आपको यहाँ पर नजर आएगी। दाल भी दी जा रही है इस किट में। इस किट में सेवइयों के साथ में दाल, और फिर सबसे बड़ी चीज है चीनी, क्योंकि सेवइयां जब बनेगी तो चीनी से मिठास आएगी। जरूरतमंद मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, भाई बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और वहां 17% मुस्लिम आबादी है, जिसको आरजेडी माने बैठी है कि ये तो हमको छोड़ के जाएंगे नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा हल्ला आरजेडी काट रही।
लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक सौगातें मोदी से बहुत टेंशन में क्यों आ गई। ये लोग आरएसएस का वंशज नाथूराम गोडसे का वंशज, ये लोग पूरा विरोधी है। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक किट, गिफ्ट वाला किट क्या भिजवाने की बात की, आग लग गई बॉस। आपने इतने दिन बिहार में मुसलमानों का वोट लिया, इन्होंने अखिलेश यादव ने यूपी में मुसलमानों का वोट लिया। कितने मुसलमान यूपी के करोड़पति बन गए भाई। आप लोग तो सरकार में रहे, सत्ता में रहे। कितने मुसलमान जो हैं वो महलों में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, जरा बताइए। लेकिन मुसलमान पूछता नहीं, उसको बस मोदी है, बीजेपी है, डराओ वोट ले लो का हिसाब चल रहा है। अब किसी ने गिफ्ट भी दिया तो उसमें भी बवाल है कि भाई गिफ्ट दे रहे हैं, ये गड़बड़ है मामला। इंडी गठबंधन की पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती आई। अखिलेश यादव यूपी में, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, दोनों ही मुस्लिम वोट का प्रेम किसी से छिपा तो है नहीं। इसलिए अखिलेश यादव को यह बात बहुत परेशान कर रही है कि बीजेपी जरूरतमंद मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर बताता हूं बिहार में सौगातें मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन की बड़ी प्लानिंग का गणित बिगाड़ दिया है। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। अब मगरमच्छ के मुंह को देखिए, खोलता है, दांतें लगती है, ऐसे लग के कितना अच्छा हंस रहा है, उसके पास लोग जाते हैं वो निकल जाता है। वही हाल है बीजेपी का, केवल झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इनकी नकली राष्ट्रीयता दुनिया जानती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी काम से एक वोट भी मिलेगा तो वो काम कर देते हैं। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि इस काम से वोट मिल सकता है, बीजेपी मान रही है। यही इन लोगों की दिक्कत है। इनको लग रहा है कि इससे कहीं मुसलमान जो है वो दो फाड़ ना हो जाए, कहीं कुछ मुसलमानों को ऐसा ना लग जाए कि यार नरेंद्र मोदी को लेकर जो बोला है वो तो मामला गड़बड़ लग रहा है। ये आदमी तो घर भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है और गिफ्ट भी भिजवा रहा है। मुसलमानों को पीएम मोदी के गिफ्ट से कांग्रेस भी तनाव में। वक्फ बिल पर खून बहाने की बात करने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि देना है तो शिक्षा दो, सुरक्षा दो। सुनिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि जब पीएम मोदी के नाम वाली किट खुलेगी तो कैसे सालों की इनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सौगात देनी है, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के इस गेस्टर का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी को अगर सौगात देनी है तो प्रधानमंत्री जी सौगात दें शिक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सुरक्षा की, प्रधानमंत्री जी सौगात दें सम्मान की। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को वो चीज है जो मुसलमान को जरूरत है। ये जो शिक्षा और दूसरी सौगातें मांग रहे हैं कांग्रेस के सांसद और कह रहे हैं कि इन सौगातों की मुसलमान को जरूरत है, तो 75 साल हो गए आजादी के, उससे ज्यादा ही हो गए, 60 साल तो कम से कम कांग्रेस ने राज किया होगा। ये सौगात मुसलमानों को क्यों नहीं दी? क्यों मुसलमानों को आज भी गरीब और अशिक्षित बनाकर छोड़ा हुआ है? और फिर भी मुसलमान का भर भर के वोट लेते हैं किस बात पे कि हम तुमको बचा के रख रहे। किससे बचा के रख रहे बॉस? खुद क्यों नहीं दिया ये सौगात 70 सालों में भाई? ना मुसलमान पूछेगा ना ये बताएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि देना है तो मुसलमानों को शिक्षा दो, सुरक्षा दो, सम्मान दो। ऐसी बातें कहने का मतलब यह है कि जैसे मुसलमानों को मोदी राज में कुछ मिलता ही नहीं। खुद तो दिए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए जैसे कुछ किया ही नहीं ये दिखा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए जो किया वो इनको दिखेगा नहीं, और दिख भी रहा है तो दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमानों के नाम पर इनकी तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, मुस्लिम वोट के लिए हाथ नहीं फैलाए, भड़काने वाली राजनीति नहीं की, पत्थर उठाने और दंगा करने वालों को उकसाया नहीं, वोट ना मिलने पर बदले की भावना से काम नहीं किया। जो लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को किट देने से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये कुछ भी दीजिएगा मुसलमान वोट तो नहीं देगा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सच साबित सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी स्कीम में न धर्म देखा न जाति।
नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए 2 करोड़ 31 लाख घर बनवाए, उसमें 31% घर अल्पसंख्यकों के। नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट जो पैसा भेजते हैं उसमें 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक। यानी कहने को तो नरेंद्र मोदी ने यह किट आज भिजवाया है, लेकिन मुसलमान को मिल सब रहा है। और नरेंद्र मोदी का हिसाब यह है कि बॉस मैं तो प्रधानमंत्री हूं, जब योजना चलाऊंगा तो यह थोड़ी है कि मुसलमान को कहूंगा तुम हटो, तुमको नहीं दूंगा, ये सब हिंदू को जाएगा। ऐसा नहीं है बॉस। हाँ, कुछ दल ऐसा करते रहे हैं कि मुसलमान को अलग से दे दो, रिजर्वेशन तक दे दो भाई। अब तो यह भी हो गया कि भाई उसके लिए संविधान बदलना पड़े तो बदल दो, लेकिन नरेंद्र मोदी का यह हिसाब नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आप देखिए कि ईद के त्योहार पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी किट जब जरूरतमंद मुसलमानों के परिवारों तक पहुंचेगी, जब वो किट खुलेगी तो इतने सालों तक मोदी के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काया गया वो नैरेटिव कमजोर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकास का मसौदा कभी वोट का सौदा नहीं रहा। एक बार सुनिए इसको, फिर दिखाता हूं बिहार में इफ्तार पर कैसे घमासान मच गया। इन पिछले अगर आप 10 सालों में देखें, 11 सालों में देखें, तो आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली के लिए उन्होंने काम किया है। उन लोगों ने जिन्होंने कि वोट में कंजूसी की, लेकिन उन्होंने विकास में उनकी कमी नहीं की। और ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। आप ये भी देखिए कि बिहार में सौगाते मोदी पर बवाल ऐसे वक्त में मचा है जब कल ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। जब बिहार में मुस्लिम संगठन वक्फ बिल को लेकर एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर रहा है, उसी बीच बीजेपी ने 32 लाख मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी कैंपेन लॉन्च कर दिया। वक्फ बिल पर विरोध की धार को कम करने का प्रयास कर दिया, लेकिन शायद इसी से बौखलाकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जेडीयू को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बिल का समर्थन किया तो मुसलमानों का समर्थन भूल जाओ, साथ में ओबीसी दलित कोई समर्थन नहीं देगा। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में क्या कांड हो गया। और अगर इसके बावजूद भी वो बिल का समर्थन करती है तो हम ये मानेंगे कि उसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएगी। यानी मुसलमानों का समर्थन फिर नहीं मिलेगा? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिविल सोसाइटी के लोगों का भी नहीं मिलेगा, दूसरे समुदाय के लोग जो हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनका भी नहीं मिलेगा, और आदिवासी, ओबीसी और दलितों का भी नहीं मिलेगा। ये हर बार यही डर दिखाते हैं कि भाई हमको हमारा काम नहीं किया, हमारे हिसाब से नहीं चले तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है बल्क में वोट देने की बात है। लेकिन भाई जेडीयू तो ऑलरेडी पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी थी, 50 के आसपास सीटें आए हों, तो आपने वोट देके ही कौन सा कमाल कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को लगता है कि मुसलमानों के वोट का ठेका इन्हीं को मिला हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल वही नेता हैं जो वक्फ बिल के विरोध में देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे थे। उधर बिहार में एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट से इंडी गठबंधन खुश हो रहा था, लेकिन लालू यादव की इफ्तार पार्टी में बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूरी बना ली। इससे बिहार में इंडी गठबंधन के फ्यूचर पर सवाल उठने लगे। क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के चक्कर में, या फिर यह कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है? इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में यह कह दिया कि कांग्रेस का टारगेट है कि पार्टी को 1990 वाली स्थिति में पहुंचाना। इस पर जब पत्रकार ने पूछा कि 1990 में तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती थी, तो क्या फिर आप इसका मतलब अकेले चुनाव लड़िएगा? इस पर पवन खेड़ा कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। सुनिए क्या हुआ वहां पर। पवन खेड़ा साहब, आपने कहा कि 1990 के पहले का जो कांग्रेस था उस स्थिति में हम पार्टी को लाना चाहते हैं बिहार में। 1990 के पहले आपका किसी पार्टी से यहाँ गठबंधन नहीं था, अपने दम पर सरकार सत्ता में, अपनी पार्टी सत्ता में थी, तो क्या यह माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, लास्ट में अक्टूबर नवंबर में, तो आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे? आप सवाल किसी भी समय पूछ सकते हैं, जवाब का समय आता है, सब जवाब दिया। मैंने कहा आप सवाल किसी भी समय कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये आजादी कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती है पत्रकारों के पास है, लेकिन सही सवाल का जो सही जवाब है उसका एक सही वक्त। इनसे पूछिए सवाल तो ये सही सवाल का सही समय पे सही जवाब देंगे, लेकिन ये जो सवाल पूछ लें किसी से भी घूम फिर के, उसका जवाब तुरंत मिलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला भाग रहा है उस सवाल से।
हालांकि आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी और विधायकों ने आरजेडी के साथ गठबंधन की वकालत की। साथ में यह भी कहा कि गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। एक तरफ बिहार में वक्फ बिल से लेकर इफ्तार और सौगात मोदी का मुद्दा गर्म है, दूसरी तरफ बिहार नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच भी जबरदस्त तू-तू मैं देख रहा है। बिहार में बजट सत्र के दौरान आज विधान परिषद में भारी हंगामा हो गया। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, आरजेडी सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आरजेडी के नेता हरी टी शर्ट पहनकर सदन में आए थे। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को खूब सुनाते। देखिए कैसे नीतीश कुमार भड़क गए। का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो। तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेकर अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच की ये सियासी लड़ाई दिख रही है तो दूसरी तरफ एक बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। मुस्लिम वोटों पर इंडी गठबंधन हर हाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो सौगात मोदी जैसी स्कीम को देखकर तनाव में। इंडी गठबंधन इस पर फिर मुसलमानों को भड़काने लगता है कि एक तरफ मुसलमानों को मोदी सौगात दे रहे हैं, उधर संभल से लेकर नागपुर तक तो बुलडोजर चल रहा है। जबकि मुसलमानों के लिए समझने वाली बात यह है कि संभल से नागपुर तक कानूनी एक्शन हो रहा है। किसी ऐसे मुसलमान का घर टूट रहा है क्या जिसने पत्थर नहीं चलाया, जो आराम से घर ऑफिस जा रहा है या जो आराम से अपना काम कर रहा है, उसका घर टूट रहा है क्या? बिना दंगा हुए टूट गया है क्या किसी का घर? अगर कोई पत्थरबाजी करेगा, दंगा करेगा, तो क्या उसे धर्म के आधार पर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो बल्क में वोट देते हो यार, तुमको नहीं छू सकते। होता होगा किसी जमाने में, मोदी राज में नहीं होता है। आप देखिए यूपी के संभल में हिंसा करने वालों को पुलिस ढूंढ ढूंढ कर सामने ला रही है। हाल ही में पुलिस ने शाही जामा मस्जिद सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार किया। अब पुलिस की जांच संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच गई। हिंसा के आरोपियों में पहले ही सपा सांसद का नाम दर्ज है। सपा सांसद से पूछताछ करने के लिए आज यूपी पुलिस पूरे तामझाम के साथ उनके घर गई। घर पर सपा सांसद तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस उनके स्टाफ को पूछताछ का नोटिस थमा आई। एक बार संभल से यह रिपोर्ट देखिए, फिर सपा सांसद के हिंसा में शामिल होने की गवाही कौन दे रहा है, यह दिखाता हूं। पुलिस जो है इस वक्त पूछताछ के लिए जो है बुलाने के लिए BNSS 35A का नोटिस देने के लिए फिलहाल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित घर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगा। आप देखिए इस वक्त जो पुलिस है वो इस वक्त यहां पर अंदर नोटिस शामिल कराने के लिए फिलहाल अंदर गई है। यह भी समझ लीजिए कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद बर्क की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जफर अली से पूछताछ में सपा सांसद की हिंसा में भूमिका का पता चला है। SIT की पूछताछ में जफर अली ने सपा सांसद बर्क का नाम लिया है। जफर अली ने यह बताया कि मस्जिद की खुदाई करने की अफवाह फैलाकर हिंसा को भड़काया गया था। मस्जिद सदर जफर अली के सनसनीखेज दावे के बाद अब सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। लेकिन यह सब कुछ होता रहेगा, पर क्या मुसलमान का जो व्यवहार है, जो सोच है उसकी कि भाई कोई कुछ भी कर दे, हम तो उसी दिशा में जाएंगे जिसमें जा रहे हैं, कोई कुछ भी कह दे, हम तो कौवे के पीछे भागेंगे, कान चेक नहीं करेंगे कि कौवा कान लेके गया कि नहीं। ये बदलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। खैर, दिल्ली में बहुत कुछ बदलने की बातें हो रही हैं। पाठशाला में अगली क्लास। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का वो बजट कि मोदी मोदी के नारे लगे, केजरीवाल सन्नाटे में गए। महिलाओं को 2500, शीश महल पर बड़ा ऐलान। केजरीवाल की वापसी का टिकट ही कैंसिल करा दिया क्या बीजेपी ने? अब इसका चल। जब से बीजेपी ने दिल्ली जीतकर सरकार बनाई है, तब से लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी की टीम ने पीएम मोदी के वादों की गारंटी पूरी कर दी तो दिल्ली में फिर अरविंद केजरीवाल की वापसी का टिकट कैंसिल होना तय है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को बदल देने की गारंटी दी थी और नरेंद्र मोदी के दिए काम पर उनकी टीम दिल्ली में लगी हुई है। ये तो आपने देखा। विकसित दिल्ली की बात पीएम मोदी ने की थी और आज जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया तो उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए पीएम मोदी के हर वादे को पूरा करने की गारंटी दी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट से 31.5% ज्यादा है। पिछली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
रेखा गुप्ता ने एक तरफ दिल्ली में मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए खजाना खोल दिया है, दूसरी तरफ केजरीवाल की बची खुची पॉलिटिक्स के पैकअप का भी तगड़ा इंतजाम हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। अपने बजट को आम आदमी पार्टी का शीश महल वर्सेस गरीबों के लिए घर वाला बता दिया। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी की सरकार के पहले बजट में कैसे मोदी की गारंटी पूरी करने का पूरा एक्शन प्लान है, यह आपको दिखाऊंगा। पहले आज वहां विधानसभा में क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी। एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक हवाई बजट है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को। 2 घंटे से ज्यादा के बजट के भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 1.5 घंटा बिताया होगा अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां देने। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे दिल्ली में मोदी की गारंटी पूरी करने का इंतजाम कर दिया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को निशाना किया। दरअसल जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपने बजट भाषण को शुरू किया, बीजेपी के विधायकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बार देखिए वहां क्या माहौल बना। नारेबाजी की वजह से कुछ देर के लिए सीएम रेखा गुप्ता को बजट भाषण रोकना पड़ा, क्योंकि विधायक मोदी मोदी किए जा रहे। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने बजट भाषण शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान हुए सारे विवादों की लिस्ट गिनाई और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट का ऐलान करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के टूरिज्म सर्किट में शीश महल को भी जोड़ा जाएगा और इसे देखने के लिए टिकट लगाया जाएगा कि आओ देखो कैसे लोग शीश महल बना बना के रहते थे। आप भी सीएम रेखा गुप्ता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के बहाने आम आदमी पार्टी की सरकार और अपनी सरकार में फर्क क्या बताया। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोगों देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। भाई अभी तक लोग जो दिल्ली में आते हैं मुगल काल के महल देखने जाते हैं, मकबरे देखने जाते हैं, इस तरह की चीजें जो दिल्ली में हैं पुरानी वो देखने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भाई शीश महल दिखाया जाएगा, टिकट लगा के देखो, ये भी एक महल है। पर्यटन के बहाने शीश महल का मुद्दा उठा तो सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार और अपनी सरकार में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि आलीशान शीश महल और शीश महल में लगे महंगे टॉयलेट पॉट के बहाने अरविंद केजरीवाल जो है ना वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए। रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया तो उनकी सरकार गरीबों के लिए घर बनाकर देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में लाखों की टॉयलेट सीट लगवाई तो बीजेपी की सरकार झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएगी। सुनिए एक बार उनको। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, शनान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। अब लोग यही कह रहे हैं कि शीश महल तो एक्सपोज हो ही गया, अगर झुग्गी वालों को ये सुविधाएं मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में जाकर बैठे हैं, बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, वो वापसी का टिकट कैसे कराएंगे भाई, दिल्ली आएंगे कैसे? बीजेपी तो उनका टिकट कैंसिल कराने में लगी हुई है।
आरएसी भी नहीं मिलेगी ट्रेन में भाई, ऐसी हालत हो जाएगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने कैसे पीएम मोदी की हर गारंटी को पूरा करने की तैयारी कर ली है, इसके लिए दिल्ली सरकार के बजट के बड़े ऐलानों को समझना जरूरी है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट रख दिया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट तय किया गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, यानी आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वालों को कुल 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ का बजट है। इस योजना के तहत दिल्ली की गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 100 अटल कैंटीन्स खोली जाएंगी, जहां गरीबों को मात्र 5 रुपए में भोजन मिले। दिल्ली में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली की झुग्गियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है कि भैया झुग्गियों को चमकाओ, झुग्गी वालों को अच्छे घर बना के दो, अच्छा शौचालय दो। यह बजट में प्रावधान है। विकसित दिल्ली की थीम पर पेश किए गए बजट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा आम आदमी पार्टी इस बजट को लेकर क्या कह रही है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली में बीजेपी सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो अब तक शायद सन्नाटे में, वो तो नहीं दिखे। आज दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने जरूर बजट पर सवाल उठाए। आतिशी ने 1 लाख करोड़ के बजट को हवा हवाई बताया और बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट पेश किए जाने पर हैरानी जताई। आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार को इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी और कहा कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दिल्ली के बजट पर आतिशी को भी सुनिए, फिर बताता हूं यमुना की सफाई के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में क्या ब्लूप्रिंट पेश किया है। क्या यमुना साफ हो पाएगी इस बजट से, आगे बताऊंगा। पहले आतिशी को सुनिए। इस 1 लाख करोड़ तक के बजट का कोई वास्तव में आधार होता, अगर सरकार के पास वास्तव में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा होता, तो इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर होता, लेकिन नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हवाई बजट में से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के आधार पर हवा निकल जाती, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिन लोगों ने सालों साल सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी, वो आज इकोनॉमिक सर्वे सदन में क्यों नहीं रखा गया, इस पे सवाल पूछ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना नदी के प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जीत मिली तो पीएम मोदी ने भी दिल्ली वालों को भरोसा दिया था, यमुना को निर्मल बनाने का वादा कर रहा हूं, करके दिखाऊंगा। मोदी की इस गारंटी को पूरा करने का ब्लूप्रिंट आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में पेश कर दिया। दिल्ली में यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त कराने के लिए 9000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही यमुना में गिरने वाली गंदगी को रोकने के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने की घोषणा की गई। दिल्ली में यमुना में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। दिल्ली में पहले से मौजूद 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 40 करोड़ की लागत से मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। यमुना की सहायक साहिबी नदी को फिर से जिंदा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जो प्रदूषण की वजह से नजफगढ़ ड्रेन बन चुकी है और यमुना में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। इसके लिए अलग से 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा से दिल्ली आने वाली मुनक नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा, जिससे पानी की चोरी रोकी जा सके। इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। हालांकि बजट में यमुना के लिए एक्शन प्लान पेश करने से पहले ही दिल्ली की बीजेपी सरकार इसकी सफाई के मिशन में जुट चुकी है और यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। यमुना सफाई अभियान पर बजट भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, वो भी एक बार सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कैसे मुगल और दूसरे आक्रांताओं पर मचे बवाल की गूंज दिल्ली के बजट सेशन में भी सुनाई। हमारी मां है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट
40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा। और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं पर छिड़े बवाल की गूंज भी सुनाई दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को लपेटती दिखी। सुनिए क्या हुआ वहां पर। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने, और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता हो, हर बार दिल्ली ने अपने घावों को बुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया। यानी दिल्ली को लेकर बड़ा प्लान तो बन गया है, बजट भी आ चुका है। दिल्ली अगर बदल गई तो केजरीवाल का भविष्य कैसे बदलेगा, वक्त बताएगा। पाठशाला की अगली क्लास, जज के घर कैश कांड में नया बवाल। अब वकीलों ने वो मोर्चा खोल दिया कि जज साहब भी हैरान रह गए। जस्टिस वर्मा के घर कैश आया कहां से के बाद अब नया ट्विस्ट, कैश गया कहां? क्या कोई नया बड़ा खुलासा हो गया है? अब इसका चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और उनसे जुड़े कैश कांड से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा इस कैश कांड में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। जस्टिस वर्मा के बहाने न्यायपालिका पर भी लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। पब्लिक के मन में कई सवाल आ रहे हैं कि आम आदमी के पास अगर इतना पैसा मिल जाता तो फौरन 10 तरह की जांच खुल जाती। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी ने जांच शुरू भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया, जिसके बाद इलाहाबाद के साथ देश के अलग अलग कोर्ट में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जस्टिस वर्मा के घर से जो कैश मिला है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, जिसकी चर्चा पब्लिक में खूब हो रही। हर कोई यह जानना चाहता है कि जस्टिस वर्मा के घर से कितना कैश मिला। भाई नोटों के बंडल जले दिख रहे हैं, लेकिन कितना कैश था यह तो पता चले। कैश बोरे में था तो कितनी बोरियां वहां पर थी? जो कैश मिला वो अभी कहां रखा गया है? जले हुए नोटों का अब क्या होगा? और यह पैसा आया कहां से था? यह तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बेसिक सवाल है ये, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस चर्चाएं हो रही। कोई 15 करोड़ कह दे रहा है, कोई कुछ और डेटा बता दे रहा है। कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा और कैश कांड का रहस्य गहरा होता जा रहा है। आज आपको इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे आपके लिए। यह भी दिखाएंगे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ किस तरह से झाड़ू वाला प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। लेकिन जो हो रहा है, जो बवाल मचा है, जस्टिस वर्मा और जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर कैसे मोर्चा खुल गया है और कैसे वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है, जरा उसकी एक झलक देखिए। भ्रष्टाचार का सामना कर रहे जज साहब, उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए, हमारी यही डिमांड थी। जैसे ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, इसी टाइप की कार्रवाई जो है वो जजेस के ऊपर होना चाहिए। भाई लोग तो पूछ रहे हैं कि आम आदमी के घर से पैसा मिलता तो ईडी सीबीआई जांच कर रही होती। जज साहब के यहां से मिला तो जज साहब ही जांच कर रहे हैं। जजेस को अपॉइंट जज करेंगे, जज की जांच जज करेंगे। लोग कह रहे हैं भाई सच कैसे पता चलेगा, विश्वास कैसे जगेगा? जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट आने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे और अब फिर से उनका ट्रांसफर पेरेंट हाईकोर्ट में कर दिया गया। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन शुरू से विरोध कर रहा है। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
उनकी डिमांड है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद न किया जाए और जस्टिस वर्मा की आम आदमी की तरह जांच हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तो यहां तक कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी डिमांड है कि बिना लेट किए हुए कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए, जो बचे खुचे हैं वो बचे रहें। एफआईआर की परमिशन दे दी जाए, इनका प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि जनता का विश्वास वापस पाना बहुत जरूरी है। जरा सड़क के किसी कोने में, किसी जगह, किसी दुकानदार, किसी जो कभी मुकदमा लड़ा हो, आप पूछिए जरा उससे। वो ये कह रहा है कि यार एक बात बताइए, वकील को अब पैसा देने की क्या जरूरत है जब जजेस साहब को दिया जा सकता है। एक भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं जज साहब, उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए। हमारी यही डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट से, बारंबार हमने कहा, लेकिन हमारी अंत में उन्होंने हमारी डिमांड को ठुकरा करके और फाइनली ये ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, उनको यही इलाहाबाद भेजा जाएगा, जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट है। ये पेरेंट हाई कोर्ट में भेज करके उनको रिवॉर्ड देने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर किया है, हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और हम जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाएगी, हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे इसी प्रकार से। यानी जजों के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तो कह रहे हैं भाई कि पब्लिक में चर्चा हो रही है कि वकील को पैसा क्यों देना, सीधा जज को देंगे फिर अगर ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है। वो कह रहे पब्लिक में ये सब चर्चा चल रही है, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं वो कि भाई जुडिशरी को पाक साफ दिखाना जरूरी है, उसका जो अस्तित्व है कि भाई मैं एकदम क्लियर हूं, वो स्थापित होना जरूरी है। इलाहाबाद के साथ वाराणसी में भी जस्टिस वर्मा का विरोध हो रहा है। वाराणसी की अदालत में वकीलों ने अनोखे अंदाज में जस्टिस वर्मा का विरोध कर दिया। वकीलों ने अदालत के बाहर सड़क पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वाराणसी के वकीलों ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वकीलों ने जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे तक लगाए। सुनिए बनारस में कैसे विरोध हो रहा है उनका। बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जस्टिस वर्मा गो बैक, गो बैक, गो बैक, भ्रष्टाचार खत्म करो, लगाते रहिए। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले कैश कांड में अब तक कई ट्विस्ट आ चुके हैं, जिसके बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। घर से मिले कैश के बारे में भी कई तरह की बातें की गई। कैश मिला ही नहीं, दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली फायर सर्विस तक के हवाले से कहा गया कि कैश किसी ने देखा नहीं। तरह तरह की बातें चलती रही, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। फिर कहा गया कि कैश नहीं मिला, ये किसी ने नहीं कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि घटना को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही। यानी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर सच क्या है, कैश मिला या नहीं मिला। इस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने ही दूर किया और जस्टिस वर्मा के घर से मिले कैश का वीडियो जारी कर दिया। आप देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें जस्टिस वर्मा के घर कैश का ढेर मिला था। जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर सर्विस के कर्मचारी पहुंचे, आग बुझाई गई और फिर यह कैश का वीडियो जो है वो सबने देखा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा पर एक्शन भी लिया। जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यभार वापस ले लिया गया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। मामले की जांच 3 सदस्यीय टीम को सौंप दी गई। जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च को आग लगी थी। जो कैश का वीडियो है वो घटना के समय का है, लेकिन जस्टिस वर्मा पर एक्शन लेने में 5 से 6 दिन लग गए, जबकि कैश मिलने की खबर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा भी यही बात कह रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। पहले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है के अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जांच टीम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावरालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल है। जांच टीम के तीनों सदस्य आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंचे।
टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 500 के नोटों की से भरी अधजली बोरियां मिली। कहा जा रहा है कि जांच टीम ने 45 मिनट तक जस्टिस वर्मा के घर का जायजा लिया और जांच की। लेकिन सवाल यह भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची जांच टीम को क्या मिला, क्योंकि चर्चा है कि कमरे को खाली करा लिया गया है, कैश कहां है किसी को पता नहीं, पुलिस ने कुछ भी सीज नहीं किया है, रिकवरी कितनी हुई यह भी नहीं पता है। अब इसे लापरवाही कहें या फिर प्रोटोकॉल की हाईकोर्ट के जज के घर पुलिस कैसे जा सकती है और कैसे बिना परमिशन एक्शन ले सकती है और कुछ सीज कर सकती है। लेकिन इसका असर यह हुआ कि जले हुए नोट के रूप में जो सबूत हैं वो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर कूड़े में मिल गए। तस्वीरें जस्टिस वर्मा के घर के बाहर मिले जले हुए कैश की है। ये देखिए, कचरा साफ करने वालों को जले हुए नोट मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारी ने क्या बताया था वो भी एक बार सुनिए। ये जले हुए नोट थे यहाँ पे, ये हम कूड़ा उठा रहे थे तो उसमें पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा बचा हुआ था सिर्फ 500 के नोट थे। हमने ये सोचा, मैंने यहाँ किसी के घर में आग लगी होगी, उसके पैसे जल गए होंगे शायद, तो उसका कूड़ा यहाँ गिरा था, वो हम उठा रहे थे, उसमें से 500 के नोट निकल रहे थे जले हुए। वो ऐसे देखो ही मुश्किल से 20-25 नोट तो ऐसे थे और कुछ कूड़े में जा चुके थे। आप खुद देखिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में कितनी परतें। जिस तरह का अनअकाउंटेड कैश जस्टिस वर्मा के घर से मिला, उतना कैश किसी आम आदमी के घर या नेता के घर से मिलता तो अभी तक वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे होता। खुद अदालतें ईडी और सीबीआई जांच के लिए आदेश दे देती। इसी वजह से जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे जस्टिस वर्मा के घर से मलबा किसने हटाया, घर से निकला मलबा कहां भेजा गया या फेंका गया, जिस स्टोर से कैश मिला उसे पुलिस ने सील क्यों नहीं किया, घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज कहां है, घर के स्टोर रूम में कैश क्यों रखा हुआ था, जिस फोन से वीडियो बना क्या उसे जब्त किया गया, कैश मिलने की खबर चीफ जस्टिस को देने में 16 घंटे की देरी क्यों। जस्टिस वर्मा के घर आग 14 मार्च को रात करीब 11:30 बजे लगी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 15 मार्च शाम करीब 5 बजे जानकारी दी। अगर कैश का वीडियो था तो पुलिस को फौरन ही चीफ जस्टिस को खबर दे देनी चाहिए थी। एक सिटिंग जज पर लगे आरोप और जांच को लेकर ऐसे सवालों की चर्चा पब्लिक भी कर रही है। जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों के खिलाफ अब अलग अलग संगठन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबलपुर में आम लोगों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जस्टिस वर्मा की जांच सीबीआई और ईडी से कराए जाने की मांग की। हमारी मांग यह है कि साधारण व्यक्तियों पर जो कार्रवाई होती है, जैसे ईडी की कार्रवाई होती है, जैसे कि सीबीआई की कार्रवाई होती है, एसआईटी की कार्रवाई की, इसी टाइप की कार्रवाई जो है वो जजेस के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे लोअर कोर्ट का हो। भाई हम और आप या कोई भी आम आदमी जब किसी के खिलाफ शिकायत करता है या फिर कानूनी कार्रवाई करता है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाता है। अब सवाल है कि क्या किसी सिटिंग जज के ऊपर भी आम आदमी की तरह एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? नियम क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में 1991 में एक फैसला दिया था जिसके मुताबिक उच्च अदालतों के किसी भी सिटिंग जज को उनके काम के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्ट एक्ट के तहत कोई छूट नहीं मिलती है, यानी उनके खिलाफ जांच की जा सकती है। लेकिन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लिए किसी भी जज के खिलाफ क्रिमिनल केस में एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगता है कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है तो केस ही रजिस्टर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की सहमति पर ही किसी जज के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की अनुमति दे सकते हैं। यानी अगर एफआईआर होनी भी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछकर होगी, उनकी सहमति से होगी। क्या यह सहमति लेने का प्रयास हुआ है? यह भी किसी को नहीं पता। पाठशाला में अगला चैप्टर। भाई जुडिशरी में तो बदलाव की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन क्या देश में सांसदों नेताओं के लिए कुछ बदला है? सांसदों की मनमानी सैलरी बढ़ाने पर पीएम मोदी ने कौन सा चाबुक चला दिया है? कहीं 200% का सैलरी जंप, कहीं 150% का इंक्रीमेंट। लेकिन मोदी ने क्यों कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा बॉस? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में देश में ऐसे ऐसे कल्चर बदले हैं जिन्हें कोई छूने के बारे में भी नहीं सोच सकता। बीते 10 साल से नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ देश में सोच के लेवल पर भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आए और इन बदलावों का हिसाब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद पर यानी नेताओं की जमात पर भी लागू किया है। पीएम मोदी ने बीते 10 साल में भाई लाल बत्ती कल्चर खत्म किया। उसके पहले कभी खत्म हो सकता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बत्ती हटाइए, क्या चल रहा है। नेताओं का वीआईपी कल्चर कम किया कि हर जगह वीआईपी जैसा मत अपने आप को समझिए। मंत्रियों और सांसदों को जवाबदेह बनाया।
संसद की कैंटीन में मिलने वाले सस्ते खाने को बंद करवाया, सरकारी पैसे के दुरुपयोग को कंट्रोल किया गया। कई बार नेताओं को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि सब इसके पहले तो सब अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी रुकते नहीं। और इन्हीं बदलावों में एक बहुत बड़ा बदलाव जो पीएम मोदी लाए हैं वो है सांसदों या नेताओं की मनमानी सैलरी हाइक पर रोक। मतलब जितना मन किया उतना पैसा बढ़ा लिया, ना किसी से पूछना ना किसी को जवाब देना। भाई संसद में पास कराना करा लिया, सब सांसदों की तो सैलरी बढ़ रही है, कौन बोलेगा कि नहीं बढ़ाओ? या विधानसभा में नेताओं की बढ़ रही है, कौन विधायक बोलेगा कि मत बढ़ाओ? लेकिन पीएम मोदी ने सांसदों की मनमानी सैलरी बढ़ाने पर चाबुक चला दिया, कह दिया कि ये नहीं चलेगा बॉस। और तभी तो नरेंद्र मोदी सरकार में 7 साल बाद अब जाकर सांसदों की सैलरी बढ़ी। और कितनी बढ़ी है? सिर्फ 24%। आपको इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये जो सांसदों की सैलरी बढ़ी है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हुआ क्या है। सांसदों की सैलरी जो अभी इस साल बढ़ी है, कितने साल के बाद बढ़ी है? 7 साल बाद। लास्ट बढ़ी थी 2018 में, बाद ये सैलरी बढ़ी है। अभी कितनी है सैलरी? मौजूदा सैलरी कितनी है? मौजूदा सैलरी है 1 लाख रुपए। और बढ़कर कितनी हुई? बढ़कर हो गई है 1,24,000, 24K। यानी 7 साल बाद कितनी बढ़ोतरी हुई है? 24%। और अगर आप इसका एवरेज निकालिएगा कि सालाना औसत कितना बनता है, 7 साल में चूंकि बढ़ी है, सालाना औसत बनता है 3% से कुछ ज्यादा। मतलब एनुअल इंक्रीमेंट 3% का हुआ है सांसदों की सैलरी, जो कि आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ कर्नाटक है जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने मंत्रियों विधायकों की सैलरी एक साथ 100% बढ़ा दी, दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने मात्र 24% का इंक्रीमेंट दिया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सांसदों की सैलरी के अलावा और क्या क्या बढ़ा है उनकी अलाउंसेस में, वो भी देखिए। सैलरी के अलावा सांसदों के डेली अलाउंस और पेंशन को भी बढ़ाया गया है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन हर महीने 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को एक्स्ट्रा पेंशन भी हर महीने 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान 1 साल के लिए सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती भी कर दी थी। आप यह भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2018 से पहले तक सांसदों की सैलरी बढ़ाने का कोई फिक्स फॉर्मूला तक नहीं था। संसद में सांसदों की समिति जब चाहती थी और जितना चाहती थी सांसदों की सैलरी बढ़ती थी, क्योंकि इसका कोई सेट फॉर्मूला ही नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने साल 2018 में सांसदों की सैलरी बढ़ाने का नियम बनाया, जिसमें यह तय किया गया कि सांसदों के वेतन और भत्तों की समीक्षा हर 5 साल बाद होगी और महंगाई दर के आधार पर सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसलिए सांसदों की सैलरी में जो हाइक हुआ वो 2018 के बाद होना 2023 में था, लेकिन अब हो रहा है। इसलिए यह बैक डेट से 2023 से लागू होगा और अब कहा जा रहा है कि सांसदों का अगला इंक्रीमेंट अगर होगा तो 2028 में होगा। लेकिन अब आप यह भी देखिए कि राज्यों में अभी भी विधायकों की सैलरी बढ़ाने का कोई नियम नहीं, क्योंकि वहां कोई नरेंद्र मोदी नहीं है ये कहने वाला कि बॉस ये जनता का पैसा ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए विधायक जब चाहते हैं अपनी सैलरी जितनी मर्जी बढ़ा लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधायकों की सैलरी में 100% का इजाफा कर दिया और विधायकों की सैलरी 75,000 से सीधे बढ़कर 1.5 लाख हो गई। जून 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी 50% बढ़ा दी। साल 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी सैलरी 136% बढ़ाकर 1,70,000 रुपए महीने कर ली थी और विधायकों की सैलरी भी 66% बढ़ा दी। 2023 में ही ममता बनर्जी ने भी विधायकों की सैलरी सीधे 50% बढ़ाकर 80,000 रुपए से 1,20,000 रुपए कर दी। साल 2016 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर ने विधायकों को सीधे 163% का इंक्रीमेंट दिया और विधायकों की सैलरी सीधे 2.5 लाख रुपए कर दी। इसलिए तेलंगाना के सांसद देश के हाईएस्ट पेड विधायक हैं। 2016 में ही कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सैलरी 83% बढ़ा दी थी, वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। एक दौर था जब सांसदों की सैलरी संसद में मौजूद कमेटी अपने हिसाब से तय करती थी, सरकार उसे मान लेती थी।
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2010 में कांग्रेस सरकार के दौरान सांसदों की सैलरी 300% बढ़ा दी गई थी। तब सांसदों की सैलरी 16,000 रुपए से सीधे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इसके अलावा दूसरे भत्ते और सुविधाओं में 100% की बढ़ोतरी की गई थी। उस दौरान बीजेपी के सांसद लालकृष्ण आडवाणी ने इस तरह से सैलरी बढ़ाने का विरोध किया था, लेकिन 2018 के बाद पीएम मोदी ने इस तौर तरीके को बदला और एक कानून के तहत सैलरी का प्रस्ताव पास करवाना शुरू किया कि भाई जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही सैलरी बढ़ेगी। ये नहीं कि अनाप शनाप जैसा मन किया बढ़ा लिया, हाँ तुम भी ओके बोलो, तुम भी ओके बोलो, बोला हिसाब हो गया। तो ये एक बड़ा बदलाव देश में नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जिसके बारे में